नमस्कार, जोहार झारखंड। डीडी डायलॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। झारखंड में विधानसभा चुनाव में तमाम दलों की अपनी अपनी रणनीति है, किस प्रकार के प्रचार अभियान है और जनता का समर्थन जुटाने के लिए किस प्रकार की कोशिशें लगातार जमीन पे चल रही हैं। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, झारखंड के प्रमुख चेहरे कांग्रेस की ओर से सुबोध कांत सहाय जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। इसके अलावा वीपी सिंह सरकार के समय में भी केंद्र के गृह राज्य मंत्रालय के तौर पर जिम्मेदारी आपने संभाली थी। इसके अलावा यूपीए सरकार के समय भी विभिन्न मंत्रालयों की आप जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और इस वक्त कांग्रेस के संगठन के लिहाज से देखा जाए तो झारखंड में मौजूदा विधानसभा चुनाव के लिए जो प्रचार समिति है उसके प्रमुख के तौर पे आप जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है, शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और चूंकि आप मौजूदा विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो प्रचार समिति के प्रमुख के तौर पर है, किन बातों का बड़ा प्रचार आप लोग कर रहे हैं इस वक्त ताकि आप और आपके गठबंधन को, इंडिया अलायंस को समर्थन मिल सके? देखिए, मुख्य रूप से ये प्रचार और ये चुनाव मैं देख रहा हूं कि जो इंडिया गठबंधन है झारखंड में पर्टिकुलरली, लोग कहते हैं 5 साल सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी होगा, लेकिन हम अपनी उपलब्धि पे चुनाव लड़ रहे हैं। उपलब्धि इस बात का कि झारखंड हमने बनाया था तो झारखंडियों के लिए बनाया था। हेमंत सरकार को मैं इस मामले में मानता हूं कि 100% वो झारखंडी फ्लेवर का सरकार दिया। यहाँ के लोगों का जो 32 का खतिहान मान लीजिए, लोगों का सरना कोड मान लीजिए, 27% ओबीसी का रिजर्वेशन जो बिहार में था लेकिन यहाँ नहीं था। उसके साथ साथ आप जानते हैं झारखंड बिलो पॉवर्टी लाइन का स्टेट है। आर्थिक रूप से सारा पूंजी होने के बाद भी हम जो है वो पलायन है यहाँ से। रोज कुछ लोगों को रोजगार नहीं मिलता है लोगों को। ये जो मैया सम्मान योजना उन्होंने किया है, इस पूरे चीजों को देखिए तो बेटी को मिलेगा, मां को मिलेगा, पुतों को मिलेगा, दादी को मिलेगा। उसके साथ साथ 50 साल का में कर दिया है जो वृद्धा पेंशन, तो फिर बाप को भी मिलेगा, दादा को भी मिले। मेरा कहने का मतलब ही 7-8 हजार रुपया अगर किसी गरीब के घर में महीने में आ जाता है, हम आप शायद नहीं समझ पाइएगा, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा राहत होता है। बिकॉज इट्स कमिंग इज डायरेक्टली इन देयर पॉकेट, उनके में आ रहा है। 1000 रुपया पे कितना लोगों को खुशी था। पूरा जीवन देखिए, बड़ा लंबा मेरा कैरियर रहा है। बिल्कुल 78 में हम एमएलए बने थे और अभी तक थैंक गॉड सुबोध भैया हैं, चचा नहीं बने हैं। तो आप कह सकते हैं कि गांव में जहां जाते थे तो बूढ़ा बूढ़ा यही कहता था, क्योंकि गांव में पहले 5 लोगों को पेंशन मिलता था एक गांव से, आज 100% मिल रहा है। सब यही कहता था, बबुआ मेरा वृद्धा पेंशन करा दो। ये सब राहत, किसानों को राहत जो दिया, 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर दिया। एजुकेशन में आज बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं, उनका 25-25 का बैच बाहर जा रहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें गिनाने पर है। बहुत चुनाव मैंने भी लड़ा है। एंटी इनकम्बेंसी क्या होता है उसको हम समझते हैं, चुनाव हारे भी है, लेकिन हेमंत के पास इतना पूंजी जमा किया है कि हम उसके ऊपर बैठ के लड़ रहे हैं जी। दूसरा, जो सोशल बेस है इंडिया गठबंधन, हम 28 एसटी सीट है आदिवासियों का, उसमें 26 जीते थे हम पिछले बार 19 में, 2 चला गया था बीजेपी के बाद। अभी लोकसभा चुनाव हुआ तो ऑल 5 ट्राइबल सीट हमने जीता, 4-5 ट्राइबल सीट। मतलब एक कंटिन्यूटी ऑफ बेस वोटर का हमारे साथ है। तो हम 60-70% वोटर के सोशल आधार पर खड़ा है और हेमंत की उपलब्धि पे खड़ा हो। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने कहा कि सर किस प्रकार के आप लोगों ने जो काम किया, आप उस रिपोर्ट कार्ड के साथ जा रही है, बहुत जरूरी है सर, लोकतंत्र में ये होना चाहिए। लेकिन चूंकि आप केंद्र की राजनीति में बहुत सक्रिय रहे हैं, राज्य में भी आप एक मुखर आवाज के तौर पे कांग्रेस की ओर से हैं, ये जो विषय है जिसमें गरीब को संबल प्रदान करना, जिसमें आप उसको आर्थिक सहयोग देते हैं,
ताकि उसके जीवन बसर के लिए मिनिमम एक जरूरतें पूरी हो सके। लेकिन दूसरा इसका पक्ष ये है कि साहब उसको आप निर्भर बना रहे हैं, बनस्पत इसके कि आप उसको आत्मनिर्भर बनाएं। इस जो डिबेट है कि आप पैसा देके उसको निर्भर बना दें या उसको आत्मनिर्भर बनाने की व्यवस्थाएं खड़ी करें, यहां पर कहीं राज्य सरकार को आप पीछे पाते हैं, जो आपको लगता है कि कम से कम उस दिशा में भी काम होना चाहिए था? नहीं, मतलब जैसा मैंने कहा कि जब आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य है और प्राकृतिक रूप से सबसे संपन्न राज्य है, यह अद्भुत यहां पर द्वंद्व है जी। तो जो आर्थिक, क्योंकि पलायन यहां से इतना हुआ है, बच्चियों का पलायन, नौजवानों का पलायन, खासकर ट्राइबल सेक्टर और ये सब में जो पिछड़े आर्थिक रूप से लोग हैं, तो आप कैसे रोकिएगा उसको? आप कहते हैं ना कि रोजगार नहीं दोगे तो हमको उसका महीने में हमको भत्ता दो। जी। ये सारा चीज इसलिए है कि सस्टेन कराया जाए लोगों को। राज्य में जब हमारे झारखंडी बचेंगे ही नहीं, लायक ही नहीं बन पाएंगे, 7-8 हजार रुपया में जिस घर के बच्चे का स्कूल का फी देने में चला जाता था, वो तो बच जाएगा ना। स्वावलंबी ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्वावलंबी बन रहा है, लेकिन वो सस्टेन करेंगे और गांव छोड़ के भागेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। ठीक है सर, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या झारखंड के लिहाज से रही है पलायन की, और अभी भी इसको नजरअंदाज नहीं किया सकता। ये एक सच्चाई है जो जमीन पर दिखाई पड़ती है। आपको लगता है कि पलायन होने की बड़ी वजह यही है कि उसके लिए आर्थिक संसाधन की इतनी गुंजाइश यहाँ नहीं है, रोजगारी नहीं है, उस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है? और रोजगारी की जब बात आती है तो जो 5 साल पहले 5 लाख प्रति वर्ष नौकरी का वायदा था, वो जमीन पर पूरा नहीं हुआ। पेपर लीक हो, युवाओं के लिहाज से बड़ा एक असंतोष दिखाई पड़ता है युवाओं में। अभी भी हमारे बीच कई युवा थे, वो साफ तौर से कह रहे थे कि साहब हमारे लिए क्या है। जब बिहार का पार्ट था ये, तो इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता था, फुली इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज था। 14,000 इंडस्ट्रीज यहां बंद हो गए। नया तो छोड़ दीजिए, 18 साल जिन्होंने राज किया, जो राज बनने के साथ इसको शेपिंग ऑफ द स्टेट जिनको करना था, राज गढ़ने का काम करना था, जो यहां पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी थी, जो झारखंडियों के नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए वो फेल हुए, जो इनको यहां पर वर्किंग कल्चर बनाना था, कोई कल्चर नहीं है यहां। यहां दुनिया के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे एक बार, अर्जुन मुंडा जब यहां मुख्यमंत्री थे, लेकिन पता नहीं क्या किया उनके पॉकेट में, कहां हाथ डाला कि जो भागे हैं इन लोग हाथी उथी उड़ाता रहा। हमको तो पता नहीं कि हाथी भी उड़ता था, लेकिन फिर दूसरे जो आए रघुवर दास, वो दुनिया घूम के आए, एक पंचर बनाने वाला भी नहीं आया। तो ये विफलता जो शेपिंग ऑफ द स्टेट था, नया राज, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, अजीत जोगी वहां चीफ मिनिस्टर था, उसने ऐसा राज को रोड मैप बनाया जिस पर रमन सिंह ने आकर के इतने दिन का, नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड में पूरे देश का अकेला राज बना, जो नंबर 1 बना था एक टाइम इंडिया टुडे के मुताबिक। मैं ये कहना चाहता हूं, देश दुनिया बहुत घुमा हमने, लेकिन अपने राज में आने के बाद वो मोर के पैर वाला ही हालत है। आप जो कह रहे हैं कि अपेक्षित विकास नहीं हुआ, हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ और झारखंड और उत्तराखंड एक साथ बने थे, उन दोनों में स्थानीय स्तर पे बहुत एक तरक्की की, लेकिन यहां पे भ्रष्टाचार हमेशा एक बड़ा मसला रहा है। 5 साल का समय में जब इंडिया अलायंस की सरकार रही है, तो उस समय की जिम्मेदारी तो आपके सर ही जाएगी, उसके सवाल भी आपसे बनते हैं। बात यही है कि जो भ्रष्टाचार का जो पूरा मसला है, आज जिस चेहरे के ऊपर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जनता से समर्थन मांग रहे हैं, वो तमाम भ्रष्टाचार के मसलों में सवालों के घेरे में। आपको नहीं लगता कि परसेप्शन की लड़ाई में कम से कम ये भी एक इंडिया अलायंस के लिए एक मुश्किल स्थिति दिखाई पड़ रही है? देखिए, यहां का ब्यूरोक्रेसी है, मैं होम मिनिस्टर रहा हूं इस देश का जी, और ब्यूरोक्रेट से हमने सीखा भी था, क्योंकि लौंडे छौंडे टाइप के 40 ईयर में मैं होम मिनिस्टर था, एंड आई वाज एब्सोल्यूट होम मिनिस्टर। 89, 90, 91, 92 ऐसा वक्त था जब हर फोन कॉल बम था। लेकिन झारखंड के ब्यूरोक्रेट इस राज्य के बर्बादी के जिम्मेवार है। यहां का जो पॉलिटिशियन है, वो आप उसका लॉट देख रहे हैं। हम चुनाव में उम्मीदवार होते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन जो लॉट है पॉलिटिकल विजन और ये तमाम चीजों का, अगर आपको बुद्धि नहीं है तो आपसे बुद्धि हार किया जा सकता है।
आज देश में इतने इंटेलेक्चुअल्स टीम है जो आपको पूरा विजन देगा, पूरा रोड मैप देगा, बस नियत तो होनी चाहिए, नियत तो होनी चाहिए। मैं सबसे ज्यादा दुर्भाग्य मानता हूं कि जिनको पहला मुख्यमंत्री बनने का मिला, अगर वो फेल हो गया तो फिर न ब्यूरोक्रेट के लिए उन्होंने कोई कंट्रोल बनाया, न उसका रोड मैप बनाया, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं बनाई, और पूंजीपति के पीछे पागल रहे। मैं एक एग्जांपल देता हूं कैसे एंटी स्टेट इंटरेस्ट को लोगों को, अडानी का है गोड्डा में, यहां कोई प्रोजेक्ट आप लगाइए तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर है कि 25% उसका स्टेट को मिलेगा, चाहे पावर हो चाहे कोई भी चीज हो, बाहर आप 100% नहीं भेज सकते। अडानी के लिए राज ने पूरा ऑर्डर एक चेंज कर दिया और 100% आज अडानी का पावर जो है बांग्लादेश जाता है। जमीन हमारा, खेत हमारा, कैसे कैसे वहां दखल हुआ है खेत इन लोगों के साथ। यही ट्रेंड रहा जिसके चलते ये राज आज पिछड़ा हुआ 29वां राज है। जी, कहा ना कि दुनिया के सारे पूंजी हैं, फ्रॉम सैंड टू यूरेनियम तक हमारे पास है, लेकिन हम है इसलिए कि वर्किंग पैटर्न नहीं बना, कल्चर नहीं। जी, आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेटिक जो एक अप्रोच थी उसने ज्यादा मुश्किलें पैदा की बनस्पत इसकी जो पॉलिटिकल क्लास रहा, क्योंकि आप जैसे सीजन लीडर्स भी तो यहां रहे, तो वो लीडरशिप यहां मौजूद थी। मैं थोड़ा सा वक्त की सीमा है, मैं कांग्रेस के सवाल पे आना चाहता हूं। कांग्रेस की भूमिका मौजूदा समय के चुनाव में झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखी जाए तो दो बड़े अलायंस एनडीए और इंडिया अलायंस है। एनडीए में बीजेपी एक बड़े भूमिका में नजर आता है, जबकि इंडिया अलायंस में अगर कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय दल है वो छोटी भूमिका में नजर आता है। ये स्थिति क्या है और इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और दूसरी चीज ये कि कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर भी बीते समय में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। धीरज साहू का मामला है, 350 करोड़ रुपए से ज्यादा उनके यहां जब्ती हुई। आलमगीर आलम साहब का मामला, वो भी जांच का विषय है। आपको लगता है कि ये भी जो भ्रष्टाचार का पूरा मामला है उसमें कांग्रेस भी संलिप्त सीधे तौर पर नजर आती है? देखिए, भ्रष्टाचार का मामला कांग्रेस सरकार तो यहां चला ही नहीं जी, और रहा सवाल कांग्रेस पार्टी, तो जो नेशनल परिपेश भारतीय का बना है राजनीति का, उसमें क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। आप नजर उठा के देखें तो ऑलमोस्ट एवरी स्टेट जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व है वहां। कांग्रेस ऑलवेज इश्यूज के ऊपर इमर्ज करने वाली पार्टी रही है। अभी वक्त है, पार्टी पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन चल रहा है, जिसमें हमारा महंगाई, बेरोजगारी, जो आम लोगों से जुड़े हुए सवाल है, चाहे किसानों, महिलाओं, सबसे जुड़े हुए सवाल गौन हो जा रहे हैं। तो ऐसे हालत में कांग्रेस को जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर के डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे जब आप खतरा आ रहा है तो उसको बचाने के लिए ये है। उसमें मैं बड़ा बेवाक वाला हूं कि उसमें जूता और प्याज दोनों खाना पड़ता है, जो कांग्रेस खा रही है, क्योंकि हर जगह अपना शेयर जो है लोगों को देते जा रही है। रहा सवाल भ्रष्टाचार का, आप सरकारी चैनल हैं, आई डोंट नो, आई वांट टू बी रिस्ट्रिक्टेड मैं अपने को, लेकिन जब देश का सारा धरोहर बेच दिया गया, धीरज साहू की बात कही है, वो इनकम टैक्स का मामला है, वो कोई हवाला का मामला नहीं है। घर में पकड़ा गया, उसका जवाब देगा, उसका या तो पैसा जो पकड़ा गया वो सीज होगा या उसमें से काट के जितना मिलना होगा मिले। दैट इज ओनली, वो कोई और दूसरा केस नहीं है। संगठन के स्तर पर कांग्रेस कमजोर नजर आती है बनस्पत अन्य राजनीतिक दलों के मुकाबले। चुनाव से ठीक पहले 2-3 महीने पहले ही आपने अपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष को, उनकी कमान बदल दी गई, नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आए। यह भी दिखाता है कि पार्टी विद इन पार्टी में कहीं शायद कुछ एक कंफ्लिक्ट नजर आ रहा है। दूसरा मेरा इससे जुड़ा हुआ सवाल यह कि कांग्रेस जेएमएम पे निर्भर नजर आ रही बनस्पत इतना पुराना दल होने के बाद में, यह भी एक परसेप्शन है और कई जानकार इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस पे आपकी बात को मैं 100% मानता हूं, 100% मानता हूं। जैसा मैंने कहा कि जेएमएम यहां चुनाव की राजनीति में अपर हैंड में है और सरकार का नेता भी हेमंत सोरेन है, तो आप वहां बड़े भाई नहीं बन सकते हैं।
वहां यू हैव टू बी ए सेकंड मैन। अपने अंदर से जो संगठन का है वो, जैसा हमने कहा कि जब पोलराइजेशन की मार से मंडल कमीशन हमने लाया था देश में एज ए गृह मंत्री, उसका एक पोलराइजेशन हुआ तो 15 साल कुछ लोगों ने राज किया, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जगह में जी। उसी में मायावती, मुलायम, लालू जी, सब ये लोग हैं। अब पोलराइजेशन हो गया है, धार्मिक, धर्म आड़ है, सांप्रदायिक, ये ऐसा पोलराइजेशन है कि इसमें लोग मानसिक रूप से इतना जहरीला हो गए हैं कि उनको अपनी भविष्य भी समझ में नहीं आ रहा है। और इसीलिए बिना हींग फिटकिरी के जो है सरकार को बहुमत मिल जा रही है। बट ये देश इतिहास गवाह रहा है जी कि इंदिरा गांधी भी हारी थी। बड़े बड़े लोग, उनके जैसा नेता जो स्टिल मैडम और लेडी कहा गया, जिनको दुर्गा कहा गया, लेकिन जब ये साइक्लिक ऑर्डर चेंज होगा, जब मुद्दे प्रिवेल करेंगे, लोगों, नौजवानों की बेरोजगारी की बात होगी, हमारी महंगाई की बात होगी, किसानों के अधिकार की बात होगी, तो स्थिति बदलेगा। कांग्रेस हरदम रिवाइव किया है तो मुद्दों की राजनीति पे, पोलराइजेशन पे। ठीक है सर, क्योंकि समय सीमित होता है तो कुछ और सवाल जल्दी से ले लेते हैं। उसमें धर्मांतरण और घुसपैठ का मसला बहुत जोर शोर से पूरे झारखंड के विधानसभा के मौजूदा समय में, चुनाव में बहुत चर्चा में। प्रधानमंत्री मोदी हो या बीजेपी लगातार रोटी बेटी माटी का नारा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब जनसांख्यिकी का जो परिवर्तन है वो राज्य की जो आदिवासी पहचान है उसके लिए खतरा खड़ा हो गया है। क्या आपको लगता है कि वो जो आप पे आरोप लगाते हैं कि साहब आप लोग आंख बंद किए हुए हैं इस प्रकार के तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए, और आप ये समस्या को बढ़ने दे रहे हैं, आप नजरअंदाज कर रहे हैं इसको? देखिए, ये देश जो है, मैं मुगल आए, पता नहीं कितना 100 साल राज किया, अंग्रेज 200-250 साल राज किया, लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। जो लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं वो लोग अगर सोशली और इकोनॉमिकली सिक्योर्ड आज के नौजवान को कर दे तो ये बहस का मुद्दा नहीं रहेगा। धर्म परिवर्तन झारखंड में कहां हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन भूखा मरता क्या नहीं करता, अगर उस स्टेज में आप ला के छोड़ दीजिएगा तो कुछ भी हो सकता है। धर्म परिवर्तन तो अंबेडकर भी किए थे, उसको क्या आप क्या मान देंगे उसको? तो इसीलिए परिस्थिति के हिसाब से कुछ टापक टोइयां इधर उधर कोई आदमी कर लिया इशू बनाने का, क्योंकि इनका मूलभूत एजेंडा यही है, हेट्रेड, इनका जो भाजपा के लोग का है एजेंडा। दूसरा, अभी हाल में ये बांग्लादेशी ढूंढ रहे हैं, 18 बरस में इनको बांग्लादेशी कोई नहीं मिला, साल किए यहां दिल्ली में बैठे हुए अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, मोदी जी हैं। दुनिया में जब होम मिनिस्टर में रहा हूं, आपके घर में क्या पक रहा अगर चाहे हम तो भी पता करा ले सकते हैं। इतना सोर्सेज है केंद्र सरकार के पास, उनको नहीं पता चल रहा है कि बांग्लादेशी को कैसे रोका जाए। इस देश में फेंसिंग हमने शुरू किया था, बॉर्डर फेंसिंग, जो आज सबसे ज्यादा पाकिस्तान और अगर बंगाल का बॉर्डर है ना, इतना भी चौड़ा नहीं है टेबल के, इतना खेत का मेड़ होता है ना, वो बॉर्डर है कि मेड़ के अगर उधर लड़खड़ा के गिर गए तो बांग्लादेश में चले गए। तो ऐसे जगहों में जो लोग यहाँ के हमको भाषण दे रहे हैं, वो आसाम क्यों नहीं बचाते हैं? आसाम में तो पूरा ही भर गया है वहीं पे। तो अपना घर नहीं देख के, इसीलिए मैंने कहा ना, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। सर, क्योंकि संथाल परगना के जो सरकारी आंकड़े हैं, क्योंकि मामला हाईकोर्ट तक में भी और वहां पे जो चीजें एफिडेविट में कही गई हैं वो सर्वमान्य है, क्योंकि वो अधिकृत तौर पे कही गई। वो बताता है कि संथाल परगना में किस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज हुई है। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि साहब हूल आंदोलन जो अपने आप में एक पहचान है, अस्मिता का सवाल है, आजादी के समय झारखंड के लिहाज से उस इलाके में, उस गांव के उस पूरे इलाके में
चुनिंदा मतलब 7-8 परिवार बचे हैं, इस प्रकार का जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है? ठीक है, वहां से वो अगर घुसपैठ के लिए केंद्र जिम्मेदार है, लेकिन अगर राज्य की सीमाओं के अंदर कोई मौजूद है तो क्या उस पर कार्रवाई राज्य सरकार की मैं इसको टोटल बोगस एजेंडा मानता हूं। अच्छा, इससे कोई सब्सटेंस नहीं है, इसका कोई हकीकत नहीं है। जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं वो कब कब आए होंगे, यहाँ बहुत चलता है। यहाँ आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, और ऐसे जो है जो कोयला खदान से और यहाँ से राज आकर के जो बसे हुए लोग हैं, हम क्या उनको कहते कि ये बाहरी है? ये हम उनके भी उतने ही रक्षक हैं, उनके भी वेलफेयर के उतने ही है जिनको हम प्रवासी झारखंड में कहें कि जो आके पूरे, ये एक बार चला था अर्जुन मुंडा के टाइम में, सबको उखाड़ो बिगाड़ो, मैं अकेला खड़ा होकर लड़ा था और गोली चली हम पर यहाँ करबला चौक पे। लेकिन आज स्थिति है कि जिनका घर तोड़ा, सरकार को फिर से बना के देना पड़ा कोर्ट के माध्यम से। सर, एक आखिरी सवाल कि कोई एक संख्या आप आकलन रखना चाहेंगे कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस या बाकी आपके सहयोगी दल किन नंबर्स के साथ में, नतीजों के साथ मौजूद होंगे? ऐसा कोई एक आकलन आपका अपना एक रफली एस्टिमेट? देखिए, हम 50 पे 5 साल सरकार चलाए, कुछ लोग उसमें से निकल करके ये लोग जो ले गए, लेकिन मेरा मानना है कि आज के दिन में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 15 आदिवासी एमएलए चाहिए, जो मुझे लगता नहीं है कि संभव इनसे होगा। चंपई सोरेन जी कुछ मदद नहीं करेंगे? चंपई सोरेन जी अब देख लें, अब ये 2 सप्ताह का मामला है ये जी। इसीलिए मैंने कहा ना कि लोकसभा के बाद अगर आप देखिए तो हमारी कंटिन्यूटी रही। 5 ट्राइबल सीट कभी आज तक किसी पार्टी ने नहीं जीता था। तो मेरा मानना है कि हम जहां थे 48 हमारा जो होगा, 48 पर हम अपना पूरी तरह से नंबर लेके आएंगे और ये सरकार हेमंत सोरेन की दोबारा बनेगी। लोगों के मन में मैं राजनीतिक बात नहीं करता हूं ज्यादा, लेकिन बहुत दिन के बाद ये सरकार का कंफर्टेबल पोजीशन में हम चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी बैकफुट से चुनाव लड़ रही है और वो बांग्लादेशी और या जिहाद और क्या और धर्म चला रही है, वो अपने एजेंडा से है नहीं। यहाँ रोटी और रोजी का सवाल। सर, जल्दी से क्योंकि खत्म करना है कि हरियाणा में भी बड़ा यही कंफर्टेबल स्थिति दिखाई पड़ रही थी, लेकिन झारखंड में आप कह रहे हैं फिर से कंफर्टेबल, लेकिन नतीजे बड़ा अलग थे। छोटा सा नहीं, मैं एक चीज मानता हूं कि बीजेपी मैक्रो मैनेजमेंट करने में बहुत एक्सपर्ट है। जो भी है किया हुआ काम, और एक मानसिकता बन गई है लोगों को कि हेमंत को ही लाना। बिल्कुल, ये कम से कम बहुत परिपक्व एक तस्वीर है कि लोकतंत्र में सरकारें कहें कि साहब ये रहा हमारा कार्ड और इसके आधार पर हमको वोट दीजिए। कम से कम साफ गोई से इस बात को कहना बहुत लाजमी सी बात। बहुत शुक्रिया सुबोध कांत साया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे साथ में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा झारखंड की सियासत के लिहाज से सुबोध जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने तमाम विषयों पर विभाग तरीके से राय रखी। लेकिन इस इंटरव्यू के अंत में हम एक बार फिर से झारखंड की जनता से अपील करेंगे कि जब भी कभी भी आपके यहां पर वोटिंग हो, घरों से जरूर निकले, किसी को वोट करें, लेकिन वोट जरूर करें। लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।